हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे पहले कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें, हम कुछ पुराना रिवीजन करेंगे। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के बारे में हम 12th क्लास में पढ़ चुके हैं और हम ये जानते हैं कि अगर y कोई फंक्शन है x का, तब इसकी लिमिट कंटिन्यूटी और इसके डेरिवेटिव्स किस तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम 12th क्लास में सीख चुके हैं। अगर हम बात करते हैं लिमिट की, तो मान लीजिए कि y कोई फंक्शन है x का और लिमिट y या लिमिट fx व्हेन x टेंड्स टू a हम निकालना चाहते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx जिसे कि हम LHL कहते थे, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx जिसे कि हम RHL कहते थे, इन्हें हम फाइंड आउट करते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स, LHL और लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू a कैन बी डिफाइंड एज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, और RHL आप इस तरीके से लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। अगर ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर इक्वल हैं, x इक्वल टू a पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में इक्वल हैं, तब हम कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट्स। मतलब x इक्वल टू a पॉइंट पर फंक्शन fx की लिमिट का अस्तित्व है या लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर बात आती है कंटिन्यूटी की। किसी भी पॉइंट x इक्वल टू a पर y इक्वल टू fx फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहा जाता है? एक और कंडीशन हम यहां पर ऐड कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx यानी कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a। मींस पॉइंट x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों चीजें आपस में इक्वल हैं, तो हम कहते हैं कि पॉइंट x इक्वल टू a पर दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता की। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h। या अगर आप इस x की जगह a लिख लेंगे, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पर डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट हो जाती है। इस क्वांटिटी को हम क्या कहते थे? ये है राइट हैंड डेरिवेटिव और ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो पॉइंट x इक्वल टू a पर दिए गए फंक्शन y इक्वल टू fx का ये राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। जब ये दोनों डेरिवेटिव्स आपस में इक्वल होते हैं, तब हम कहते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। तो वन वेरिएबल फंक्शन के लिए ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वन वेरिएबल फंक्शन मींस y इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, y केवल डिपेंड करता है x पर। तो y
केवल x का, यानी कि केवल एक वेरिएबल का फंक्शन है, तो वन वेरिएबल फंक्शंस के लिए लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, इन सब बातों को आप 12th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, या फिर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। मतलब अब हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है जो एक से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। पर्टिकुलरली हम केवल दो वेरिएबल्स की फंक्शन की बात करेंगे, तो उसकी लिमिट, उसकी कंटिन्यूटी और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी या उसके डेरिवेटिव्स कैसे निकाले जाते हैं, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। लिमिट ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो मान लीजिए कि z कोई फंक्शन है जो कि x एंड y पर डिपेंड करता है। डेली लाइफ में ऐसे कई फंक्शंस हम देख सकते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप जानते हैं, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, जहां r सिलेंडर की रेडियस है, सिलेंडर के बेस की रेडियस, और h उस सिलेंडर की हाइट है। यदि r में से या h में से किसी भी एक क्वांटिटी को हम चेंज करें, दूसरी को कांस्टेंट रहने दें, तो सिलेंडर का वॉल्यूम बदल जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V डिपेंड्स ऑन r एंड h। V किस किस पे डिपेंड करता है? r पर और h पर। तो इस तरह से जो V है वो r और h दोनों का फंक्शन है। तो हमने मान लिया कि z कोई फंक्शन है x एंड y का। अब हम इस फंक्शन f की किसी पॉइंट a, b पर लिमिट निकालना चाहते हैं। x की वैल्यू a, y की वैल्यू b है, तो किसी भी पॉइंट a, b पर इस फंक्शन की लिमिट हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो देखिए वो कैसे डिफाइन की जाती है। मैथमेटिकली मैं आपको बता रहा हूं उसका क्या फॉर्मूला है। मॉड fxy minus L is less than epsilon if x, y minus a, b less than del। अगर हमारे पास किसी पॉजिटिव नंबर डेल के लिए एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि जब जब मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस ए बी इज लेस देन डेल, तब तब मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस कैपिटल एल इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर एक्स वाई माइनस ए बी इस डिफरेंस का मॉड डेल्टा से छोटा है, ऐसा होने पर अगर एफ एक्स वाई माइनस एल का मॉड एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, ऐसा कोई एप्सिलॉन अगर एग्जिस्ट करता हो, तब हम कहते हैं देन एल इज द लिमिट of the function f(x,y) at the point ab। मीन्स दिए गए पॉइंट a, b पर फंक्शन f of x, y की लिमिट l होती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो। फिर बात आती है कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि हमने वन वेरिएबल फंक्शंस के लिए कहा कि अगर फंक्शन की लिमिट इक्वल है फंक्शन की दिए गए पॉइंट पर जो वैल्यू है उसके, अगर फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट आपस में इक्वल है, तब वो फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। यदि हमारे दिए हुए फंक्शन की लिमिट पॉइंट ए बी पर और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए बी पर आपस में इक्वल हैं, तब वो फंक्शन ए, बी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो उसके पहले हम जरा इस लिमिट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो देख लेते हैं। अगर आपने फंक्शन एफ एक्स वाई के लिए लिमिट निकाली है पॉइंट ए बी पर, तो आप उसे इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, y टेंड्स टू b, f of x, y।
limit x tends to a, y tends to b, f x y. Now this limit is equal to the value of the function at a comma b. अगर ऐसा है तब हम कहेंगे f is continuous at a b. ओके, ये तो बात हो गई कंटिन्यूटी की. अब लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, कब नहीं करती है. मैथमेटिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किसी भी टू वेरिएबल फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर लिमिट हम कैसे निकालेंगे. जब हम वन वेरिएबल फंक्शन की बात करते थे तो हम लोग क्या करते थे, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे. एक ही पॉइंट पर LHL और RHL दोनों हमने निकाली. अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल आती हैं तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन या उस फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है. अब टू वेरिएबल फंक्शंस के लिए आप क्या करेंगे, प्रोसीजर इज द सेम, काम आपको वही करना है. जैसे लिमिट निकाली जाती है बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे. बट यहां पर बात इतनी सी है कि आप जो x और y की वैल्यूज लेंगे वो डिफरेंट पाथ, अलग अलग पाथ के अलोंग लेंगे और सभी पाथ के अलोंग इस लिमिट की वैल्यू मैथमेटिकली सेम आनी चाहिए. यानी कि ये जो लिमिट है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए. अगर ये लिमिट पाथ से इंडिपेंडेंट है, हर एक पाथ पर लिमिट सेम आती है तो इट मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. और अगर अलग अलग पाथ पर लिमिट की वैल्यू अलग अलग आ रही है, यूनिक वैल्यू नहीं है, तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. इस बात को हम एक एग्जाम्पल से अब समझेंगे. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर when x y are not equal to 0 and 2 when x and y both are equal to 0. तो ये आपका एक फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, x एंड y का. फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जब x और y साथ साथ 0 नहीं है तो एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब x और y दोनों ही 0 हैं उस केस में एफ एक्स वाई इक्वल टू 2 है. इस फंक्शन के लिए ओरिजिन पर यानी कि 0,0 पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है. हमें चेक करना है कि ओरिजिन पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं. तो हम जानते हैं कि टू वेरिएबल फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होता है, उस पॉइंट पर पहले आप लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. अगर दोनों इक्वल हैं तब दिया गया फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस कहलाएगा. मींस इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले हमें इसकी लिमिट निकालनी होगी. तो सबसे पहले केस 1, जैसा कि मैंने आपको बताया टू वेरिएबल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ये बात चेक करने के लिए आपको अलग अलग पाथ पे लिमिट निकालनी होगी. अगर अलग अलग पाथ पर लिमिट यूनिक आती है तो इट मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर लिमिट अलग अलग पाथ पर अलग अलग आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही. तो मैं यहां पर डिफरेंट पाथ्स पर पहले इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करूंगा. केस 1, लिमिट एफ एक्स वाई व्हेन x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू x. हमने पाथ इस तरीके से ले लिया है, x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, y एक्चुअली अप्रोच तो दोनों ही 0 की तरफ कर रहे हैं, लेकिन हमने पाथ ये लिया है कि y डायरेक्टली 0 की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है, y टेंड करता है x की तरफ और x टेंड कर रहा है 0 की तरफ. तो पाथ डिफरेंट हो गया, हालांकि दोनों x और y दोनों 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू x along to the path x square upon root of x square plus y square. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इस तरह से हम पाथ क्यों डिफरेंट ले रहे हैं, y टेंड्स टू x क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, ताकि हमारा ये पूरी तरह से जो फंक्शन है सिंगल वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए. तो x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकॉज y tends to x. So this is equal to limit, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर जिसका रूट लेने पर हमें मिल जाएगा अंडर रूट 2x. एक x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन रूट 2 दैट इज 0. नाउ केस 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू mx.
एफ एक्स वाई मैं डायरेक्ट वाई स्क्वायर की जगह लिख देता हूं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसकी जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट से बाहर आकर के वो एक्स हो जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर x फिर से कैंसिल और फाइनली आपके पास फिर से 0 रह जाएगा। एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। y टेंड्स टू m x पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों में से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे फिर से ये 0 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि अलोंग एवरी पाथ लिमिट इज यूनिक, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड इट इज इक्वल टू 0। ओरिजिन पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उस लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए हमें देखना होगा कि जो लिमिट की वैल्यू निकली है क्या वो ओरिजिन पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। नाउ f00 मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ओरिजिन दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि डिफाइन इस तरीके से किया गया है व्हेन x एंड y बोथ आर 0 देन फंक्शन इज इक्वल टू 2। इट मीन्स ओरिजिन पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 2, जबकि लिमिट कितनी आ रही है, 0। Now limit is not equal to the value of the function at origin. Therefore, since limit fxy is not equal to f origin, यहाँ पर लिख देंगे therefore f is not continuous at origin. हमारा फंक्शन ओरिजिन पर कंटिन्यूअस नहीं है। अब हम बात करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स की। तो पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मीनिंग है, हिंदी में इसे कहते हैं आंशिक अवकलज। आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स व्हाट। सपोज z इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h। अगर सिलेंडर की बेस की रेडियस को बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए ये आपके पास, जैसे ये कोई एक सिलेंडर का ही एग्जाम्पल है, अगर मैं इसकी टिप काट देता हूँ तो ये एक सिलेंडर का एग्जाम्पल है। अगर इसके बेस की रेडियस को बढ़ा दिया जाए और इसको मोटा कर दिया जाए, हाइट उतनी ही रहने दी जाए, तब भी आप समझ सकते हैं कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं इसकी रेडियस को चेंज ना करूं और इसकी हाइट को बड़ा कर दूं, तब भी ये सिलेंडर का साइज बड़ा हो जाएगा और सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। It means volume of cylinder depends on radius as well as height. सिलेंडर का वॉल्यूम रेडियस पे भी डिपेंड करता है और उसकी हाइट पे भी डिपेंड करता है। दोनों में से किसी भी एक क्वांटिटी को चेंज करने पर, या तो आप डिक्रीज कर दीजिए या इंक्रीज कर दीजिए, चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इट मीन्स वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन रेडियस एंड हाइट। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि वॉल्यूम इन दोनों का फंक्शन है, वॉल्यूम इन दोनों के चेंज होने की वजह से चेंज हो सकता है, तो वॉल्यूम के चेंज होने की रेट भी निकाली जा सकती है दोनों के रिस्पेक्ट में, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू
आर, जिसे दूसरे शब्दों में आप क्या कहेंगे, dv अपॉन dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r, और सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट. In other words, I can say that this is derivative of v with respect to r and this is derivative of v with respect to h. अब लेकिन वॉल्यूम जो है ना रेडियस का फंक्शन है केवल, और न केवल हाइट का फंक्शन है, वो दोनों का फंक्शन है. इसलिए किसी भी एक के बदलने पर उसका डेरिवेटिव तो निकलेगा, लेकिन वो डेरिवेटिव कंप्लीट डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव नहीं होगा. क्यों? क्योंकि थोड़ी चीज को आपने बदला है, थोड़े को नहीं बदला है. आपने पार्शियली चेंज किया है, आपने एक वेरिएबल को बदला है, एक को नहीं बदला है. तो क्योंकि एक में चेंज हुआ है दूसरे में नहीं हुआ है, पार्शियल चेंज है, इसलिए ऐसे जो डेरिवेटिव्स निकलेंगे उन्हें पार्शियल डेरिवेटिव्स कहा जाएगा. और सिंबल इसका डी ना यूज करके डेल यूज किया जाएगा. डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल एच, मतलब this is partial derivative of v with respect to r and this is partial derivative of v with respect to h. ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए वॉल्यूम का एग्जाम्पल लिया है. अब मैथमेटिकली हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे वो समझते हैं. सो वी कम बैक टू z इक्वल टू एफ एक्स वाई. z इज फंक्शन ऑफ x एंड y. मान लेता हूं कि x में चेंज हो रहा है, y कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से मुझे ये फंक्शन मिला z प्लस डेल्टा z इक्वल टू फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई. वाई कॉन्स्टेंट है, x बदल गया, x प्लस डेल्टा एक्स हो गया. देयरफॉर डेल्टा z, इन दोनों को माइनस करेंगे तो डेल्टा z हमें मिल जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस f ऑफ एक्स वाई. अगर मैं दोनों साइड्स डेल्टा x से डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा, और अगर मैं दोनों तरफ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 लगा देता हूं तो मुझे मिलता है ये. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो 12th क्लास में डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ाया गया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. अगर आप x वाले चेंज को डेल्टा x से डिनोट करें, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर x प्लस एच ना लिखकर x प्लस डेल्टा एक्स लिख दें, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x, अगर आप इस तरीके से लिख दें तब इसे dy अपॉन डी एक्स कहते थे. नाउ सिमिलर सिचुएशन इज हियर. फर्क इतना सा है कि x प्लस डेल्टा एक्स के साथ में कॉमा y भी लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा फंक्शन f दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, माइनस fx की जगह fxy लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा फंक्शन दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, और डिनोमिनेटर में डेल्टा x हम देख सकते हैं. तो ये जो क्वांटिटी है इसे हम लिखेंगे डेल z अपॉन डेल एक्स, डेल z अपॉन डेल एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको मैं रिपीट कर दूंगा, डेल z अपॉन डेल एक्स डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x. सिमिलरली अगर y में चेंज हो रहा हो तो डेल z अपॉन डेल y निकाला जा सकता है, और उसे कैसे लिख सकते हैं, डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 f ऑफ x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा y. दिस इज डेल z अपॉन डेल y. तो अब अगर हम ये समझ लें कि z फंक्शन है x एंड y का, तो z का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव या तो आप लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल एक्स, या फिर इसका सिंबल
zx भी यूज़ कर सकते हैं। z का डेरिवेटिव पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डेल z अपॉन डेल y लिखेंगे, या फिर इसका सिंबल जेड वाई भी लिख सकते हैं। अक्सर बुक्स में हमें ऐसा देखने को मिलता है u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, क्योंकि कई बार z को भी वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं, तो u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स का फंक्शन भी हो जाता है। अभी मैंने 2 वेरिएबल्स का फंक्शन लिया है, तो u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, इसे मैं लिख दूंगा ux, या फिर डेल u अपॉन डेल x, u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में डेल u अपॉन डेल y। अब जिस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, इन्हें हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, जिस तरह से फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले गए हैं, उसी तरीके से इनका दोबारा डिफरेंशिएशन करके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी निकाले जा सकते हैं। इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को करते समय हमें एक बात याद रखनी है, जब हम डेल z अपॉन डेल x निकालेंगे, मतलब z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में पार्शियली जब हम निकालेंगे, तो हमें y को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा। क्यों? क्योंकि z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है, मींस चेंज किस में हो रहा है? x में चेंज हो रहा है, यानी कि y कांस्टेंट है। तो आपको जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते टाइम y को आप एक कांस्टेंट क्वांटिटी की तरह लेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। नाउ डेल z अपॉन डेल x, z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो y क्यूब को आप एक कांस्टेंट की तरह मान लो, y क्यूब को एज इट इज लिखा रहने दो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, तो डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू 2x वाई क्यूब। और सिमिलरली z का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जब निकालना है, तो x को कांस्टेंट मानेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज, और y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर। तो हमें मिल गया डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू 2x वाई क्यूब और डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि ये जो x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है, इसके अंदर फिर से x और y आ रहे हैं, मींस ये भी x एंड y का फंक्शन है। जो डेल z अपॉन डेल y निकाला गया है, इसमें भी x और y दोनों आ रहे हैं, मींस ये भी x एंड y दोनों का फंक्शन है। तो अभी इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है और y के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। अगर मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो वो हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव डेल 2z अपॉन डेल x स्क्वायर, और वो मुझे क्या मिल जाएगा? 2y क्यूब। और अगर इसी का y के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाए, तो उसे मैं लिखूंगा डेल 2z अपॉन डेल y डेल x। ध्यान रहे, डेल y बाहर डेल x अंदर, क्योंकि पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, तो डेल x अंदर की तरफ रहेगा। बाद में y के रिस्पेक्ट में किया गया है, तो डेल y बाहर। अब इसका डिफरेंशिएशन हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो x की क्वांटिटीज को कांस्टेंट रखना होगा, यानी कि 2x कांस्टेंट है और y क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3y स्क्वायर, तो साथ में 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको मिल जाएगा 6xy स्क्वायर। और इसी तरह ये जो डेल z अपॉन डेल y है, इसका डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x की क्वांटिटी का करना है केवल, y को कांस्टेंट, यानी कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो ये हो जाएगा 6xy स्क्वायर। और अगर इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? डेल 2z अपॉन डेल y स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो हमें मिल गया 6x स्क्वायर y। अब एक चीज यहां पर नोट करने लायक है, डेल 2z अपॉन डेल y डेल x इज इक्वल टू 6xy स्क्वायर, डेल 2z अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू 6xy स्क्वायर। मीन्स z का डेरिवेटिव पहले x और फिर y के रिस्पेक्ट में करो, या फिर z का डेरिवेटिव पहले y और फिर x के रिस्पेक्ट में करो, रिजल्ट सेम आता है। दोनों बार आपको मिला 6xy स्क्वायर। तो यानी कि हम कह सकते हैं
सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनमें क्रम विनिमेयता यानी कि ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है, क्रम विनिमेयता का गुण होता है, यानी कि ये कम्यूटेटिव होते हैं, ऑर्डर कैन बी चेंज्ड। सो वी हैव del to z upon del x del y equal to del to z upon del y del x, commutative law of second order partial derivatives. Example, u equal to x square tan inverse y upon x minus y square tan inverse x upon y. Then prove that del to u upon del x del y equal to एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आपको u एक फंक्शन दिया गया है x एंड y, दो वेरिएबल्स का, और सेकंड डेरिवेटिव डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालने के लिए कहा गया है। तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन y। पहले u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको टेन इनवर्स y अपॉन एक्स है, तो चेन रूल से इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, अब y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। वाई के दो फंक्शंस हैं यहाँ पर, इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। पहले वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और ये कांस्टेंट, फिर माइनस वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू, फिर एक्स अपॉन वाई है, तो एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में वो हमें मिल जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा, इस वाले एक्स से कैंसिल होकर आपके पास बचेगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, ये वाई स्क्वायर और आपका ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, ऑलरेडी x वहाँ पर है, x से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपकी जो ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वांटिटीज़ हैं, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ ये डिनोमिनेटर भी कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर और वाई स्क्वायर उसके साथ बच गया। इन्हें आप कैंसिल कर देंगे तो फाइनली आपके पास बचेगा x माइनस 2y टेन इनवर्स x अपॉन y। ओके, दिस इज डेल u अपॉन डेल y। अब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2y कांस्टेंट रखेंगे, tan इनवर्स x अपॉन y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x अपॉन y का डेरिवेटिव और आएगा 1 अपॉन y, हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2y, ये y से y कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो फाइनली हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वो आ चुका है, सो हैंस प्रूव्ड। Next example is u equal to e raised to the power x y z, then show that del 3u upon del x del y del z। मतलब अब की बार u का डेरिवेटिव पार्शियली निकालना है, 3 बार हो गया, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है,
पहले z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में और फिर x के रिस्पेक्ट में, और ये डेरिवेटिव इस क्वांटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले u इज इक्वल टू t टू द पावर x y z, देयरफॉर डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू e पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई, क्योंकि हमने z के रिस्पेक्ट में किया है तो हम जानते हैं कि e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, साथ में ये y z मल्टीपल है, हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मल्टीपल एक्स वाई होंगे, इसलिए हमने एक्स वाई नीचे लिख लिया। अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस, इसका डिफरेंशिएशन फिर से y के रिस्पेक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये एज इट इज एक्स वाई का डेरिवेटिव ओनली x, फिर प्लस एक्स वाई कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव e पावर एक्स वाई जेड, साथ में एक्स जेड और आएगा क्योंकि अब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो फाइनली हमें क्या मिला, x कॉमन आ गया, e पावर एक्स वाई जेड भी कॉमन आ गया, यहां बच गया 1 प्लस एक x बचेगा, एक y बचेगा और एक z बचेगा, तो हमें मिल गया x e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड। अगेन इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो तीन फंक्शंस हो गए अब हमारे पास जिनके अंदर x आ रहा है, फर्स्ट, ये सेकंड और ये पूरा थर्ड। तो तीन फंक्शंस हैं, एक एक करके डिफरेंशिएशन करेंगे। x का 1, बाकी कांस्टेंट, x कांस्टेंट ब्रैकेट कांस्टेंट, e का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड, फिर प्लस x e पावर एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट, ब्रैकेट वाले का डिफरेंशिएशन 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स वाई जेड का वाई जेड। अब तीनों में से e पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, ये बच गया 1 प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। ई पावर एक्स वाई जेड कॉमन रहेगा और ब्रैकेट में आपको मिल गया 1 प्लस 3 वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इस तरह से ही रिजल्ट प्रूव हो जाता है।